डूबता हुआ सूरज सुनो क्या कहता है, उदय हो या अस्त एक समान रहता है। सोच नहीं रखो, उमंग नहीं रखो, विश्वास के साथ कदम नया रखो, जीवन में अपने आस नहीं रखो। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में सदा ही बड़े अवसर के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। प्रयास करने कभी बंद नहीं करने चाहिए, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। समय का सही प्रबंधन कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक आदत है जिसे सभी को अपनाना चाहिए और सभी को समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को संवारने का प्रयत्न करना चाहिए। हम भी आइए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और ये जानने के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, सोमवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में विचार और व्यवहार का विशेष महत्व होता है। एक विचार व्यक्ति का व्यवहार बदल देता है और उसका व्यवहार किसी के विचार बदल सकता है। इसलिए सदा अपने व्यवहार को अच्छा रखिए और अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का प्रयत्न कीजिए। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्। सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य के ही आश्रित है। सत्य ही समस्त भव विभव का मूल है। वस्तुतः सत्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। Only truth is manifestation of God in this world. Religion too is based only on truth. Truth is at the core of the entire universe. Nothing is above truth. भारतीय साहित्य में युगों युगांतरों तक ग्रंथों के अध्ययन, अध्यापन और प्रसार के लिए वाचिक और लिखित दो परंपराएं प्रचलित थीं। इन दोनों परंपराओं में लिखित परंपरा के विकास की एक लंबी प्रक्रिया रही है। लिखित परंपरा का मूल आधार रही हैं लिपियां, जिसकी शुरुआत ब्राह्मी लिपि से हुई। लिपि क्या होती है और कैसे ये ब्राह्मी लिपि कार्यक्रम से विकसित हुई है, आइए देख लेते हैं हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। मनुष्य के मुख से निकली हुई वाणी क्षणजीवी होती है। मन के विचारों के ज्ञान को चिरस्थायी करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। अतः वाणी से निकले हुए ज्ञान को युग युगांतरों के बाद भी प्रकाशित करने के लिए लिखित परंपरा आरंभ हुई। लिखित परंपरा का आधार है लिपि। लिपि शब्द का अर्थ है भावों को एकत्रित करना या आकृति देना। भारतीय संस्कृति में लिपि का आरंभ ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। जिस प्रकार सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा मानी जाती है, उसी प्रकार सभी भारतीय लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि का साक्षात संबंध ब्रह्मा जी और माता सरस्वती से माना गया है। यही कारण है कि माता सरस्वती को पुस्तक धारिणी कहा गया है। माता सरस्वती के एक हाथ में पुस्तक वस्तुतः लिपि का ही स्वरूप है। ब्रह्मणा प्रीति चिह्नार्थम सृष्टा ब्राह्मी सरस्वती तयैव सर्वलिपीनाम जननी ब्राह्म्युदाहृता। अर्थात भगवान ब्रह्मा ने ज्ञान और प्रेम के चिन्ह यानी शब्द और लेखन की अभिव्यक्ति के लिए ब्राह्मी सरस्वती की रचना की।
वही ब्राह्मी देवी आगे चलकर सभी लिपियों की जननी कही गई। ब्राह्मी लिपि को ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में बनाया, जिससे वेद ज्ञान और संस्कारों का प्रसार संभव हो सके। ज्ञान युक्तम भारतम ज्ञान भारतम या ज्ञान पूर्णम भारतम ज्ञान भारतम। तो ये ज्ञान भारत, भारतीय पांडुलिपि की जो विरासत है उसको संरक्षण करना और लोगों के सामने पहुंचाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। उस संदर्भ में ज्ञान भारत को लेकर के 3-4 वर्टिकल निश्चित किया गया है। तो एक वर्टिकल है कि लिपि, तो मानुस्क्रिप्ट्स में लिपि की महत्व होता है और ब्राह्मी लिपि ये मातृलिपि है। जैसे हम जानते हैं कि अशोक के समय में जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है और ये मातृलिपि है। तो मातृलिपि के तहत इसका आगे डेवलपमेंट हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो इसका नाम हमने लिपि यात्रा रखा है। तो लिपि यात्रा मतलब कैसे लिपि की यात्रा हुई है। उदाहरण स्वरूप क इस वर्ण को लिया गया है। जो ब्राह्मी का क है ये प्लस जैसा दिखता है और अशोक के समय में इस क का डेवलपमेंट बाद में हुआ। और आप देख सकते हैं उसकी 2 धाराएं हैं, एक तो उसका नॉर्थ स्टाइल है और साउथ स्टाइल है, यहाँ लिखा है। तो ये नॉर्थ स्टाइल में आप देख सकते हैं कि अशोक के जो क है उसमें शिरोरेखा नहीं है। आप देख सकते हैं 4th सेंचुरी में इसका शिरोरेखा ट्रायंगल जैसे शुरू हुआ है। धीरे धीरे ये शिरोरेखा बढ़ करके आप देख सकते हैं देवनागरी में कैसे, शारदा में कैसे, ओल्ड नागरी में कैसे, तो साउथ इंडियन, उसके साथ साथ बर्मीज क कैसा है, खेमेर का कैसा है, थाई, लाओ, लाना, अहोम। तो ये पूरा जो क की यात्रा है ये पूरा इसमें वर्णन है। और उसके साथ ये ब्राह्मी का इंस्क्रिप्शन है। इस इंस्क्रिप्शन में आप यहाँ देख सकते हैं ये भी क है, का लिखा है, ठीक है। तो ये भी जो इंस्क्रिप्शन है उससे ये प्रेरित ये पूरी चार्ट है। हम ये कह सकते हैं कि जितने सारे लिपियाँ परवर्ती समय में डेवलप हुई है या उसकी विकास हुई है वो मातृलिपि ब्राह्मी से हुई है। और ये खरोष्ठी लिपि में ये अष्टसहस्रज्ञा प्रज्ञा पारमिता है और ये शारदा लिपि में भी अष्टसहस्र प्रज्ञा पारमिता है। इसके साथ यहाँ बालबोधिनी शारदा लिपि में भी है और ओल्ड नागरी में भी है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि ब्राह्मी की डेवलपमेंट में जितने सारे पांडुलिपियाँ है यहाँ दिखाया गया है। काल क्रम से खरोष्ठी, शारदा, देवनागरी आदि सभी भारतीय लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। लिपियों में ओम आकृति का विकास क्रम अनेक भाषाओं, उनकी लिपियों और स्थानों में स्पष्टतः दिखाई देता है। ये ओम है, तेलंगाना के एक अभिलेख में ये प्राप्त होता है। हम उसको देखेंगे, ये ओ और ये डट जब हम उच्चारण करेंगे ये होता है ओम। आप देख सकते हैं ओम की जो यात्रा है ये पूरा ग्लोबली रिफ्लेक्शन होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि अशोकन समय में ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में जो प्राप्त ओम है वो हमको देवनागरी, शारदा, टाकरी, ओडिया, चकमा, ये मैथिली, तिरहुता, बंगाली, मंगोलिया, थाईलैंड, बाली, बर्मीज, श्रीलंका, लाओस, सभी देशों में ये लगभग पाया जाता है। और इसका ग्राफिकल आप देख सकते हैं कि ओम में ये जो डॉट था आप हर जगह पे देखेंगे सभी में डॉट विद चंद्रबिंदु, विदाउट चंद्रबिंदु। ये सबसे सुंदर यहाँ वियतनाम का है, ठीक है। छाम ओमकार है, ये भी इससे डेवलप हुआ है। तो ये ओम का पूरा डेवलपमेंट एक ग्लोबल रिफ्लेक्शन इसमें दिखाया गया है। ऋषि मुनियों और विचारकों द्वारा प्रदत्त प्राचीन ज्ञान ब्राह्मी लिपि के साथ ही अनेक लिपियों में संग्रहित है। इन लिपियों के ज्ञान के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन, शोध, संरक्षण और संवर्धन संभव है। लिपियों के पठन पाठन के लिए संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही ज्ञान भारतम मिशन आदि गतिविधियां इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं और लिपियों के अध्ययन को जन आंदोलन बनाकर भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार कर रही है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। जिस प्रकार विचारों से, भावों से व्यक्ति का व्यक्तित्व पोषित होता है, ठीक उसी प्रकार सही आहार से शारीरिक विकास पोषित होता है। बच्चों का सही पोषण उनके पूर्ण विकास को सुनिश्चित करता है। विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जो शारीरिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए समझ लेते हैं विटामिन डी की उपयोगिता क्या है और किस प्रकार ये स्वास्थ्य वर्धन कर सकता है। विटामिन डी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। वैसे तो विटामिन डी की आवश्यकता सभी के स्वास्थ्य के लिए है, लेकिन शिशुओं और छोटे बच्चों में
विटामिन डी का विशेष महत्व है। विटामिन डी शिशुओं और बच्चों के स्वस्थ हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में सहायता करता है। विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों के स्वस्थ संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके कारण स्वस्थ हड्डियां और मांसपेशियां बनती हैं। विटामिन डी स्वस्थ हड्डियों और मांसपेशियों के कार्य के निर्माण और खनिजीकरण में समर्थन देता है। हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें सबसे ज़रूरी रोल है विटामिन डी का। विटामिन डी के अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, ये वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाहर जाके बैठना या सनलाइट में बैठना, इन सब का कल्चर बहुत कम होता जा रहा है। अक्सर हमारा वर्क कल्चर भी अब ऐसा हो गया है, वर्क फ्रॉम होम की जो अब कल्चर आ गया है, उसकी वजह से भी घर से बाहर निकलना बहुत कम हो गया है। इवन बच्चे भी अब आउटडोर एक्टिविटीज़ से ज़्यादा घर में बैठ के स्क्रीन टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। इन सब कारणों से सनलाइट होते हुए भी हमारा उससे एक्सपोजर नहीं होता। इसके अलावा कई बार क्लोथिंग ऐसी होती है कि ज़्यादातर हमारा शरीर कवर्ड रहता है, जिससे सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो पाता। सनस्क्रीन का यूज़ जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है भारी मात्रा में, वो भी एक रोल प्ले करता है। कभी कभी कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जो थोड़े वेग हों, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ना हो। थकान रहना, मांसपेशियों में दर्द होना, बैक में पेन होना, ये सारे सिम्टम्स जो हम अक्सर ओवरवर्क या थकान को एट्रीब्यूट करते हैं, कई बार ये विटामिन डी या कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकते हैं। कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी का विशेष महत्व है। साथ ही ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायता करता है और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। विटामिन डी की कमी अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करती है। अगर ये बहुत छोटे बच्चों में पाई जाए, जो कि ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, उनमें रिकेट्स नाम की एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें बच्चों के बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंड हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटीज़ देखी जाती हैं, जिसमें बच्चे को चलने में, सीधे खड़े होने तक में प्रॉब्लम हो सकती है और ये उसकी फाइनल हाइट पे, मसल्स की हेल्थ पे भी इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर यही प्रॉब्लम बड़े लोगों में पाई जाए, अडल्ट एज ग्रुप में या एल्डरली एज ग्रुप में पाई जाए, तो वो भी बोन हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट करती है, जिसमें ऑस्टियोमलेशिया नाम की एक प्रॉब्लम देखी जाती है। बोनी पेन्स, एक्स या मसल्स में दर्द होना, चलने फिरने में दर्द होना, उठने बैठने में प्रॉब्लम होना, ये सब प्रॉब्लम्स विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण देखी जा सकती हैं। विटामिन डी का महत्व हड्डियों को मजबूत रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विटामिन डी स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए विशेष योगदान देता है। बच्चों के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए विटामिन डी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। वहीं महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी विटामिन डी की अहम भूमिका है। विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा बच्चों की हड्डियां मजबूत बनाने और उनके संपूर्ण विकास के लिए उपयोगी है। बच्चों में विटामिन डी की कमी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। भारी मात्रा में सनलाइट होते हुए भी, यूवी लाइट होते हुए भी विटामिन डी की कमी ज़्यादा देखी जा रही है और इसको पूरा करने के लिए हमें कॉन्शियसली सनलाइट के एक्सपोजर को बढ़ाना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम सनलाइट में जाते हैं बाहर, तो हमें लाइट क्लोथिंग, जिसमें एटलीस्ट हमारे आर्म्स और कुछ हद तक लेग्स और फेस एक्सपोज्ड हो और सनस्क्रीन का ज़्यादा उपयोग ना किया गया हो। करीब 2 से ढाई घंटे हमें सनलाइट में बिताने की कोशिश करनी चाहिए। अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जो कैल्शियम, विटामिन डी और बाकी ज़रूरी टेस्ट करवा के ये देखते हैं कि सही में विटामिन डी की कमी है या नहीं और किस हद तक है, और इसके बाद फिर डॉक्टर आपको सुपरविजन में वो सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। बच्चों को धूप में कुछ देर के लिए अवश्य बैठने या खेलने दें, जिससे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बन सके। पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिलना कई तरह की बीमारियों को रोकने में सहायक है, साथ ही बच्चों की अच्छी सेहत का उपयोगी और प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
किसी के द्वारा दिए गए परामर्श से रास्ते अर्थात मार्ग अवश्य मिलते हैं, पर मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्वयं को परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए चाहे बात हो जीवन के लक्ष्य की या अपने स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की, उसको प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा प्रयास अवश्य करते रहिए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग स्वस्थ जीवन का आधार है। निष्क्रिय जीवन शैली कई तरह की जोड़ों की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। यदि आप भी सीडेंटरी लाइफस्टाइल यानी शारीरिक श्रम में कमी रखते हैं तो आपके जोड़ों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में कौन सी योगिक क्रियाएं जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए, उनकी गतिशीलता बनाए रखने के लिए उपयोगी हैं, आइए देख लेते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमारे शरीर का सारा वजन हमारे पैरों पर टिका रहता है और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो हमारे एंकल्स पर, और इस वजह से बहुत सारे लोगों को एंकल्स में डिस्कम्फर्ट फील होता है। फिर सिर्फ टखनों में या पिंडलियों की ही बात ना करें, पूरा का पूरा जो घुटने के नीचे का पैर है उस पूरे हिस्से में भी हमें कभी कभी स्टिफनेस फील होती है। तो ऐसे में क्या सरल से योगाभ्यास कर सकते हैं? आज बहुत ही कारगर अभ्यास हम आपको बता रहे हैं। इतना सुगम अभ्यास जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और उससे लाभ ले सकता है। आपको क्या करना है, इस प्रकार से अपने हाथों का सपोर्ट लीजिए और पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए। इस स्थिति में आ जाइए। अब ऐसे में जरूरी नहीं कि कमर को आप सीधा ही रखेंगे, बिल्कुल नहीं, कंफर्टेबल हाथों को पीछे टिका लिया, ऐसे बिल्कुल कमर को ढीला छोड़ दीजिए। अगर कमर में बहुत अधिक तकलीफ है तो आप पीछे बैक रेस्ट लेकर के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सो सबसे पहले अभ्यास में आपको क्या करना है, जैसे हम हथेलियों की मुट्ठी बनाते हैं, आपको पंजों की मुट्ठी बनानी है। ठीक है, तो ऐसे मुट्ठी बनाई, स्ट्रेच किया, मुट्ठी बनाई, स्ट्रेच किया। अब इस वक्त आप ये देखें कि यहाँ पर आप पंजों को ही मूवमेंट दे रहे हैं। अभी आप कहेंगे नहीं, बात तो हम एंकल्स की कर रहे थे। हाँ, लेकिन जब पंजों को मूवमेंट देंगे उसके बाद फिर एंकल्स की ओर बढ़ेंगे तो हमारे इन क्रियाओं का लाभ, प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। 10 बार ऐसा कर लीजिए, फिर पूरे पैर को नीचे खींचिए। अब इसमें आप एंकल्स पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करेंगे। फिर अपनी तरफ खींचिए, यानी एक्सेल, इनहेल। और सिर्फ एंकल्स पर ही नहीं, इस स्थिति में आप टखनों पर, पिंडलियों तक पर, और ये जो पूरे हिस्से में दर्द होता है यहाँ पर भी आपको बहुत आराम मिलेगा। तो एक्सेल, इनहेल। जिन लोगों का वजन बहुत बड़ा होता है उनको अक्सर इसमें दर्द रहता है, जिनको विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है उनको दर्द रहता है। सब प्रॉब्लम्स में ये बहुत लाभकारी है। अब दोनों पैरों के बीच में गैप दे दीजिए और यहाँ से सर्कुलर मूवमेंट, इस तरह से दोनों अंदर की ओर 10 बार। जल्दी जल्दी नहीं करना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट होगा उतना लाभदायक होगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों पैरों से दे दीजिए। 10-10 बार ऐसा करने के बाद इस तरह से, बहुत सुगम है, सरल है। इसमें आप देखेंगे एकदम वहां जब तनाव आया, अब रिलैक्सेशन आ गई। अब फिर रिलैक्स कैसे करेंगे? हाथों को तो पीछे टिकाया ही हुआ है, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन।
ये सरल से अभ्यास आप प्रतिदिन कीजिए और जैसा हमने कहा 10-10 बस 10-10 बार रिपीट कर लीजिए। आप देखेंगे नाम ही है पवन मुक्त गतियां, यानी विंड रिलीजिंग मूवमेंट्स। आप इनका अभ्यास करें। हमारा कार्यक्रम नियमित देखते रहें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। नमस्ते। स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है आयुर्वेद और हमारी त्वचा है हमारे स्वास्थ्य का आईना अर्थात दर्पण। तो स्वस्थ त्वचा के लिए आयुर्वेद क्या कहता है, कौन से उपाय इसके लिए कारगर हैं, आइए समझ लेते हैं। हम शरीर में भोजन, औषधि इत्यादि अपने शरीर के अंदर मुख के माध्यम से लेते हैं, लेकिन एक और माध्यम है जिससे हमारे शरीर में सारी वस्तुएं हम ले सकते हैं और वो है त्वचा। लेकिन त्वचा ऑयल परमिएबल मेम्ब्रेन है। ऑयल में उपस्थित, तैल में उपस्थित सभी चीजें इसके द्वारा अंदर जा सकती हैं। वाटर इम्परमिएबल है, जल और जल का प्रवेश हमारी त्वचा से संभव नहीं है। गंदगी जरूर स्वेद के रूप में बाहर आ सकती है, लेकिन यदि बाहर से अंदर को जाना है तो वह ऑयल के माध्यम से होगा, तेल के माध्यम से होगा। इस कारण से आयुर्वेद में 5000 वर्षों से तेल में आयुर्वेदिक विशेष औषधियों को पका करके उन तेलों से अभ्यंग करने का एक अद्भुत तरीका यह मसाज नहीं है। इसमें उद्देश्य विशेष औषधियों को ऑयल के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कराना है। अभ्यंजनम आचरेत नित्यम, यदि आप नित्य अभ्यंजन करते हैं, सज्जरा श्रमवातहा, तो बुढ़ापा आप रोक सकते हैं, श्रम थकान को दूर कर सकते हैं और शरीर में रूखापन, वायु के दोषों को भी जीता जा सकता है। दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु, आपकी आयु पुष्ट होती है, दृष्टि अच्छी होती है, स्वप्न सुखम त्वगदाढ़र्यकृत, और नींद बहुत अच्छी आती है, अच्छे सपने आते हैं और त्वचा भी बहुत दृढ़ हो जाती है, अच्छी हो जाती है। आयुर्वेद है प्राचीन भारतीय विज्ञान जो है दीर्घ आयु का ज्ञान। इसीलिए अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आयुर्वेद का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार भाषा की शुद्धि के लिए त्रुटियों को दूर करना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार जीवन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बुरी आदतों को उसमें से निकालने की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद के ज्ञान के बाद अब बात संस्कृत के ज्ञान की। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ और जान लेते हैं किस तरह से वो अशुद्धि से शुद्धि की तरफ ले जा रहे हैं और सिखा रहे हैं कुछ संस्कृत शब्दों का सही लेखन, सही उच्चारण। नमः सकलेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः भवद्भ्यः। संस्कृत पाठशालायाः अभिनव कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला को लेकर पुनः उपस्थित हूं मैं आप सभी के समक्ष। आप जानते ही हैं कि संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा हेतु शुद्ध उच्चारण और लेखन होते हैं अनिवार्य। इसलिए ही इन दिनों आप न केवल शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से हो रहे हैं परिचित, अपितु कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ भी आप शब्दों के संप्रत्यय को कर रहे हैं दृढ़। आपको याद होगा हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में पुनरुद्धार को पुनरोद्धार के रूप में लिखने और पढ़े जाने की प्रवृत्ति के बारे में, बल्कि अनवधानता के बारे में बताया था। वस्तुतः दो अक्षरों के विशेष मेल से बने एक शब्द में या शब्द के अपने मूल स्वरूप में या उन शब्दों के मूल अक्षरों में जब कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होता है तब उसे संधि कहते हैं। जैसे लेखन और अभ्यास, इन दो शब्दों के संधि होने पर एक शब्द बनेगा लेखनाभ्यास, अर्थात लेखन के अ और अभ्यास के अ के संधि होने पर आ यह अक्षर प्राप्त होता है। यह लेखनाभ्यास इस उदाहरण से स्पष्ट हुआ। पर कई बार संधि होने पर कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होता। इसे आप पुनरुद्धार इस शब्द के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ दो मूल शब्द हैं, पुनर और उद्धार, अर्थात फिर से उद्धार। यहाँ ध्यान दीजिए, हम पुनः इसे ही मूल शब्द समझा करते हैं, पर संस्कृत में पुनर यह मूल शब्द है। तो पुनर इस शब्द के बाद उद्धार का जब योग होगा तब शब्द बनेगा पुनरुद्धार, न कि
पुनरोद्धार। हिंदी आदि अन्य भाषाओं में इन दिनों साधारण रूप से हलंत शब्दों के प्रयोगों को नहीं स्वीकारने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। जैसे भगवान, श्रीमान, अर्थात जैसे शब्दों को हिंदी आदि भाषाओं में भगवान, श्रीमान, अर्थात इन रूपों में स्वीकारा जाने लगा है, जिसे शब्दों की मूल प्रकृति को परे हटाकर नए स्वरूप में ढालने की प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। बस इसी प्रवृत्ति के कारण पुनर को पुनर इस रूप में शब्दानुकरण के स्वभाव के साथ उद्धार शब्द से जब जोड़ा जाता है, तब पुनरोद्धार यह अशुद्ध शब्द स्वरूप हमारे समक्ष दृष्टिगत हो जाता है। संभवतः यह प्रवृत्ति शब्दानुकरण के सिद्धांत की ओर भी हमारा ध्यान खींचती है। इसे ऐसे समझिए, जीर्ण और उद्धार इन दो शब्दों को मिलाकर जीर्णोद्धार यह शब्द स्वरूप बनता है। बस इसी शब्द का अनुकरण कर भी पुनरोद्धार शब्द अकस्मात व्यवहार में आ गया है। तो कहने का भाव यह कि हमें इन दुष्प्रवृत्तियों से रहना है दूर, और शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए आवश्यक है भाषा के मूल शब्दों के विशेष संज्ञान का। क्योंकि जैसे ही हम कहेंगे कि मूल शब्द पुनर और उद्धार है, न कि पुनर और उद्धार, तो हम पुनरोद्धार का प्रयोग न कर शुद्ध शब्द का अर्थात पुनरुद्धार इस शब्द का ही प्रयोग करेंगे। और अब क्रम है इस शब्द से बने कुछ वाक्यों के अभ्यास का। पुरातनस्य मंदिरस्य पुनरुद्धारः जातः, अर्थात पुराने मंदिर का पुनरुद्धार हो गया। तस्य ऐतिहासिक भवनस्य पुनरुद्धार कार्यम अपेक्षते। इसे हिंदी में कहेंगे, उस ऐतिहासिक भवन का पुनरुद्धार कार्य अपेक्षित है। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। पुस्तके पूर्व प्रयुक्तस्य उद्धरणस्य पुनरुद्धरणम असंगतम, अर्थात पुस्तक में पहले प्रयुक्त उद्धरण का पुनरुद्धरण ठीक नहीं। यहां हमने पुनरुद्धार, पुनरुद्धरण कार्य और पुनरुद्धरण इन शब्दों का प्रयोग किया, न कि पुनरोद्धार, पुनरोद्धरण कार्य और पुनरोद्धरण का। तो अब आप पूरी तरह समझ ही चुके होंगे कि पुनरुद्धार को पुनरोद्धार बोल और लिख जाना है अशुद्ध। तर्हि शुद्धता दृष्ट्या पुनरुद्धारः भवेत् संस्कृतस्य मूल शब्दानाम् इति कामयमानः साम्प्रतं पुनरागमनाय भवताम् अनुज्ञाम् इच्छामि। मिलते हैं अगली कक्षा में, तावत् पुनरपि नमः। एक पेंटिंग में थोड़ा सा रहस्य, थोड़ी सी अस्पष्टता और थोड़ी कल्पनाशीलता होना आवश्यक है। जीवन भी ठीक ऐसा ही है, इसलिए अपने जीवन के चित्रकार स्वयं बने। जो रंग मन को भाए, जीवन में वही रंग भरे और अपने जीवन को एक सुंदर चित्र बनाने का संकल्प करें। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं और कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। इसलिए जीवन को बेहतर करने के लिए, उत्तम बनाने के लिए प्रयत्न करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।